हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एजुकेशन गुरु। मैं नीतू कुमारी सिंह। मैं आप लोग को यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन कराती हूँ। पेपर 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है एंड पेपर 2 ज्योग्राफी का करवाती हूँ। तो मैं बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पिछले बार आ चुके हैं पेपर 2 में ज्योग्राफी का, वो आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार जाके प्ले लिस्ट में थोड़ा नीचे की तरफ होगा, प्लीज़ ज़रूर जाके देखें। एंड पेपर 1 में जो है कंसेप्ट वाइज भी करवाए हैं एंड जो MCQ एंड प्रैक्टिस सेट सभी मैंने करवाए हैं। और आज मैं आप लोग को ज्योग्राफी का पेपर 2 का जो है जियोमॉर्फोलॉजी का आपका करवा रही हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी आपको जून 2019 से लेके आपको 2013 तक का है और 2013 से लेके 2005 तक का आपको पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं प्लेलिस्ट में है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए, ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक कंबाइंड सेट है, MCQ है। इसको जो है प्रीवियस ईयर है बट ये MCQ टाइप से आपको करना है। आप अपना चेक करो कि कितना आपका मतलब प्रिपरेशन हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आए रहते हैं उस तरह के क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें थोड़ी चेंजिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट एंड्रयूज़ व्रंस निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो जो सेंट एंड्रयूज़ व्रंस है वो बेनी ऑफ क्षेत्र, पट्टिका प्लेट का रचनात्मक मार्जिन, पट्टिका प्लेट का विध्वंसक मार्जिन एंड पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा इसका आंसर डी, यानी पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। सेंट एंड्रयूज़ व्रंस जो है वो पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो कौन से हिम घाव हैं जो प्राकृतिक रूप से विनाशकारी होंगे? अदृढ़ हिम, पट्ट, चूर्णी हिम या आर्द्र हिम? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो हो जाएगा वो होगा पट्ट। जो पट्ट हिम होगा वो बोल रहा है कौन निम्न में से कौन से हिम घाव? तो जो पट्ट हिम घाव है ये प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन के उदाहरण होगा? तो किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? फर्स्ट है समनति वलन, दूसरा है शयान वलन, विवृत वलन और संवृत वलन। तो देखिए बोला किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ एक दूसरे से क्षैतिज भी हो, समानांतर और क्षैतिज दोनों होगा तो वो शयान वलन होगा। क्या होगा? शयान वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, माउंट सेंट हेलेन विश्व के किस भाग में अवस्थित है? तो जो माउंट सेंट हेलेन है फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, जावा सागर, अंडमान सागर, एजियन सागर। तो क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। जो माउंट सेंट हेलेंस है वो विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? निम्नावलन किस प्रक्रिया की वजह से? प्रपट्टी विभंजन, प्रपट्टी मुड़ना, निमज्जन या उन्मज्जन? क्या हो जाएगा? तो इसका होगा प्रपट्टी मुड़ना। प्रपट्टी मुड़ना क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है। ये जून 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टिका का भाग नहीं है? तो इसमें से जो है पहला है अलेशियन द्वीप समूह, मिंडनाओ द्वीप समूह, ओजोर्स द्वीप समूह और सखालीन द्वीप समूह। तो इसका क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का? तो 6 का होगा सी, ओजोर्स द्वीप समूह। ओजोर्स द्वीप समूह परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टिका का भाग नहीं है, लेकिन जो है एलेशियन द्वीप समूह, मिंडनाओ द्वीप समूह और सखालीन द्वीप समूह ये परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टिका का भाग है।
तो जो परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टिका है, इसका क्या होगा? आप इसको एक बार मेरे साथ बोलो। मिंडनाओ द्वीप समूह, सखालीन द्वीप समूह एंड एलेशियन द्वीप समूह। जो नहीं है वो क्या है? अजोर्स द्वीप समूह नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, वह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमच्छादित था। तो ये किसने कहा था? WM डेविस, L अगासिस, W पैंक, AC रैमसे। तो किसने कहा था? तो इसका होगा L अगासिज। L अगासिज ये भूगोलवेत्ता हैं। उनका विचार क्या था? उसने क्या कहा था कि एक हिमयुग जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमच्छादित था। ठीक है, एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सालों से ये पूछा जाता है, तो इसको तो रट ही लो। अगर आपको, आई नो कि आपको पता ही होगा। एकरूपतावाद का जो सिद्धांत है ये हटन ने दिया है। कौन दिया है? हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से वर्णित करता है? तो जो विश्व ज्वालामुखी का सही ढंग से कौन जो है वितरित करता है? पहला है, यह युवा मोरदार पर्वत श्रृंखला से संबंध पाए जाते हैं। यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। यह पुराने शहीद पहाड़ की श्रृंखला से संबंध रखते हैं। यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से वर्णित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि रिया तट, ये 2019 में पूछा गया था। रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निष्प्रभावित तटरेखा का, संयुक्त तटरेखा का, निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा का, या उन्मज्जित ऊपरीमुखी तटरेखा का? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ये जो रिया तट है वो निमग्न ऊपरी भूमि तटरेखा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में कौन सी अपर्दनीय विशेषता है? पहला, निश्चुनाताम, प्राकृतिक, लेविस, स्टैक और टेलेस। बी में है हिमगवर, यार्डंग, गार्ज, घोरन। सी में है प्राकृतिक सेतु, पुलिन, हिमनद, तारा नुमा बालू स्तूप। और डी में है हिमोड, हिमगवर और यू आकार की घाटी। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का जो होगा वो होगा बी। फर्स्ट होगा हिमगवर, फिर यार्डांग, गार्ज और घोलरंध्र। ठीक है, ये अपर्दनीय विशेषता है। बाकी जो है अपर्दन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दिया गया है और मिलान करना है। जॉन पलिक, स्टीफन डर्डजिल, C.H. क्रिकमे, चार्ल्स लाइल। ठीक, अब इधर देखिए, बुक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे आपको कूट दिया हुआ है, एंड लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी, द वर्क ऑफ द रिवर, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, और नीचे विकल्प दिया गया है, तो आप देखिए और मिलान करना है आपको कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो होगा ये होगा ए, जॉन पालिक जो है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। इन्होंने क्या लिखा है? जॉन पालिक ने इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। स्टीफन टर्डजिल ने क्या लिखा है? लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। स्टीफन टर्डजिल ने लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। C.H. क्रिकमे ने लिखा है द वर्क ऑफ द रिवर। क्रिकमे ने क्या लिखा है? द वर्क ऑफ द रिवर। और चार्ल्स लाइल, इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जो चार्ल्स लाइल थे क्या लिखे? प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी।
नेक्स्ट है, यह वक्तव्य वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। WM डेविस, पेइंग, जेम्स हटन या डिस्टोफेन। तो इसका क्या हो जाएगा, जेम्स हटन। जेम्स हटन ने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोबर ने कहा। जो भू अभिनति को घेरे दृढ़ भाग था को कोबर ने क्या कहा था, क्रेटोजन, प्रीमारम्प, एंडरम्प, मोनाड नॉक। तो 14 का समझ में आ ही गया होगा, ऑप्शन से ही आपको ये हो जाएगा क्रेटोजन। भू अभिनति के जो घेरे दृढ़ भाग था उसको कोबर ने क्रेटोजन कहा था। क्या कहा था कोबर ने, क्रेटोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन यानी रिमूवल कहलाता है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, संरक्षण, अधःखतन। क्या हो जाएगा 15 का, 15 का होगा सी, संरक्षण। अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का जब अपनयन होगा यानी रिमूवल क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा, संरक्षण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की थी। तो जो पेन प्लेन है उसकी अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, क्रीकमे ने। ठीक है, पेन प्लेन की जो अवधारणा है वो क्रीकमे महोदय ने दी थी। चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो बोल रहा है स्वीटन, गार्डनर, WM डेविस, मैलेट। तो क्या हो जाएगा 17 का, तो इसका होगा सी, WM डेविस। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत जो है WM डेविस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो भू अभिनति की अवधारणा होल्म्स ने, जेम्स हटन ने, हॉल और डाना ने, JW पॉवेल ने। किसने होगा, इसका हो जाएगा सी, हॉल और डाना ने। जो हॉल और डाना महोदय हैं इन्होंने भू अभिनति की अवधारणा प्रतिपादित की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूर्नोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था। रिटर ने, पैस्चल ने, हम्बोल ने या वेरिनियस ने। तो 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का जो होगा वो होगा सी। हाँ, क्योंकि आपको कॉस्मोग्राफी जो है सबका प्रतिपादन और उसे यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी में जो विभाजित हम्बोल्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है। तो जो गुटेनबर्ग असंतता है पपड़ी और प्रवार और कोड, ऊपरी कोड और निचला कोड, ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार, तो किसके बीच पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा बी, प्रवार और क्रोड। जो गुटेनबर्ग असंतता है वो प्रवार और क्रोड के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था। नदी समतल की अवधारणा CA कॉटन, वॉन रिथोफेन, क्रीकमे, अल्फ्रेड वॉन वेगनर। तो 21 का क्या होगा, तो देखिए 21 का जो होगा वो सी होगा। नदी समतल की जो अवधारणा है नदी समतल की, वो क्रीकमे महोदय ने दिया था। नदी समतल की अवधारणा किसने दिया था, क्रीकमे महोदय ने। ठीक। नेक्स्ट है, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है। आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है। नति, लंब, नति, अपनति या मुक्त फलक, क्या कहा जाता है। तो इसका जो होगा नति लंब। क्या कहा जाएगा, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नति लंब कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 18 में पूछा गया था, पैटरनॉस्टर झील क्या है। तो देखिए जो पैटरनॉस्टर झील है वो
यहाँ पूछ रहा है आपको क्या है। हिम नदीय सोपानों पर झीलें हैं, ज्वालामुखी उत्पत्ति झील है, समुद्रीय अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झील है, नदी विसर्ग से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झील है। तो जो पैटरनास्टर झील होता है वो हिम नदीय सोपानों पर झीलें हैं। कौन कैसा झील है? हिम नदीय सोपान पर बना हुआ झील है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो जो मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ तो आप मेरे साथ जब दोनों एक साथ एक्टिव होकर कराएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप भी हमारे साथ रहेंगे और अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए 1 मंथ है। तो मैं जो है इसमें जो है ये जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेट मैं जो आपको करा रही हूँ ये टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन करके मैं कराऊंगी, क्योंकि एक बार में अगर आप साथ होंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँगी आप लोगों को। तो इस वीडियो में तो मैं 30 कराऊँगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो है इस वीडियो के अपलोड होने के 1 या 2 दिन बाद ही मैं नेक्स्ट लूँगी, जिसमें उसके बाद के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो। ठीक है, तो और मैं अब जो इसका करवाऊंगी वो लाइव करवाऊंगी आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश की अवधारणा से संबंधित है। तो पहला है समस्थिति, पटल विरूपण, पट्टिका विवर्तनिक या एक रूपतावाद। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। इसका आंसर जो होगा एक रूपतावाद। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये एक रूपतावाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज व्रंस पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है किसका उदाहरण है? दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का। किसका है? दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का है। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज भ्रंश जो है ये पटल सीमा और पटल गतियों के दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, नाजका पटल किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? जो नाजका पटल है वो किसकी ओर? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर? किधर बढ़ रहा है? तो इसका होगा पूर्व की ओर। जो नाजका पटल है ना वो पूर्व की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भव दिनोसार के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण परिघटना है? ठीक है, अब ज्वालामुखी उद्गार, क्षेत्रीय भ्रंशन, वैश्विक शीतन या महाद्वीपीय विस्थापन। तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा डी, महाद्वीपीय विस्थापन। भव्य डिनोसार के परिक्षेपण में जो महाद्वीपीय विस्थापन है एक महत्वपूर्ण परिघटना है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में कौन सा एक भूस्थलाकृत विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है? तो पहला है एस्कर्स फ्योर्ड, भी आकार की घाटी, सी। बी में है शर्क अरेट प्लाया स्टैक, सी में हिमोड बारकान पिनेकील जिसको बोलते हैं शिखरिका तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म, डी में लीवीस स्टैलेक्माइट मोनोनॉक ड्रमलिन। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का होगा डी, यानी शर्क अरेट प्लाया और स्टेक। शर्क अरेट प्लाया और स्टेक जो है एक भूआकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है। जो शर्क है समूह क्षरण प्रक्रिया का क्या है? परिणाम है। ठीक है, शर्क अरेट प्लाया और स्टेक। नीचे 2 कथन दिए गए हैं अभी कथन। तो पट्टिका उपांत जिसको प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। तर्क दिया, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अविषरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित हैं। तो इसमें क्या होगा? कथन बोला ए आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 29 है इसका जो होगा। ये देखिए, ये जो बोल रहा है ये सही है। पट्टिका उपांत यानी प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। अधिकांश इसका कारण है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रपट्टी प्लवन करती है को कहा जाता है गुरुमंडल, जिसको बेरिस्फेयर कहते हैं, मोसोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एस्थेनोस्फेयर। तो क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा एस्थेनोस्फेयर। क्या होगा? मेंटल की ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की जो प्रपट्टी है वो प्लवन करती है उसको कहते हैं एस्थेनोस्फियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।